हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही रोमांटिक एंड एडवेंचरस मूवी जिसका नाम है द हॉलीडेज। तो मूवी स्टार्ट होती है एक वॉइस ओवर के साथ, जहाँ हमारी हीरोइन जिसका नाम आयरिस है वो लंदन के एक न्यूज़पेपर में एडिटर है और वो यहाँ बता रही है प्यार के बारे में, प्यार के एहसास के बारे में। प्यार बहुत तरह का होता है। एक होता है सच्चा प्यार जो अंत तक साथ देता है, एक होता है ऐसा प्यार जो समय के साथ फीका पड़ जाता है, कभी कभी प्यार समय के साथ खो जाता है और कभी कभी समय ना देने की वजह से वो मिलता ही नहीं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दर्दनाक है एक तरफा प्यार, जहाँ बस एक आदमी हर वक्त घुटता रहता है और दूसरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता। और आइरिस भी एक ऐसे ही एक तरफा प्यार की शिकार है, जिसे एक आदमी से प्यार हो गया है और उसका नाम है जेस्पर। वो उसके साथ उसी न्यूज़पेपर में काम करता है और आइरिस तो उस पर फुल लट्टू है, लेकिन जेस्पर है कि उसे दिखता भी नहीं। जेस्पर की एक ही नजर से आइरिस के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, लेकिन जेस्पर बेफिक्र सा जब जब चाहे उसकी जिंदगी में आता है और जब चाहे चले जाता है। एक वक्त था जब वो सिर्फ कलीग नहीं था बल्कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन तब भी उसने सिर्फ आइरिस का फायदा ही उठाया। लेकिन आइरिस तो सच्चे दिल से उसे अपना मान चुकी थी, इसलिए चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। जेस्पर ने हमेशा आइरिस पर अपना हक जताया, लेकिन कभी उसे उसका हक नहीं दिया। अब आज उनके ऑफिस में पार्टी है क्योंकि जल्द ही क्रिसमस आने वाला है। बेशक अब जेस्पर और आइरिस अलग हो गए हैं, लेकिन आज भी जेस्पर की एक ही नजर काफी है आइरिस को सालों पीछे खींचने के लिए। आइरिस जेस्पर के प्यार में पागल है, या यूं कहे एक तरफा प्यार में, कि जेस्पर ने उसे चीट किया था और हमेशा उसका फायदा उठाया। क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती है इसलिए वो अपना सारा काम उसी से कराता है। और आज ऑफिस में पार्टी है जहाँ जेस्पर को उसका बॉस प्रमोशन देता है और साथ ही अपनी बेटी का हाथ भी। और यहाँ आइरिस बस देखती ही रह जाती है। आइरिस वहीं रोना चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ उसके अंदर ही रह जाता है। अब पार्टी के बाद जेस्पर वापस आइरिस के पास आता है और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वापस फ्रेंड जोन कर देता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी कोई नहीं, एंड वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर, यही सब बातें करता है। आइरिस भी उसे न्यू ईयर और क्रिसमस का गिफ्ट देती है और घर चली जाती है। उसका घर लंदन के एक छोटे से गांव में है, रोजवुड में। उसका घर बहुत ही कोजी सुंदर सा छोटा सा है और यहाँ हर वक्त सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से आइरिस का अकेलापन और ज्यादा बढ़ जाता है। और सर्दी की ये रात आइरिस रोकर गुजारती है। हम ये आराम से देख सकते हैं कि आइरिस बहुत ही इनोसेंट, भोली और अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम अमांडा वुड्स को, जो कि लॉस एंजलिस में रहती है। वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल वुमन है। उसकी अपनी खुद की एक मूवी कंपनी है और वो बहुत सक्सेसफुल है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो उस पर चीट कर रहा होता है और इसका पता लगते ही अमेंडा उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसकी लाइफ बड़ी ही सक्सेसफुल और लेविश है, लेकिन प्यार में तो उसे भी धोखा ही मिला। अब यहाँ वो बहुत रोने की कोशिश करती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो एक भी आंसू नहीं बहा पाती। वो 15 साल की थी तो उसके माता पिता का डिवोर्स हुआ और उसके कुछ समय बाद ही उसकी माँ भी गुजर गई। वो तब से कभी नहीं रोई। तभी उसके घर में उसका असिस्टेंट आता है जो मूवी का ट्रेलर दिखाता है, जिससे अमेंडा बहुत खुश होती है क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा था। अब अमेंडा डिसाइड करती है कि उसे एक लंबी छुट्टी चाहिए, कम से कम 15 दिनों की, ताकि वो अपना क्रिसमस और न्यू ईयर एक नई जगह और एक नई सोच के साथ बिता सके। वो कुछ समय के लिए सभी इंसानों से दूर हो जाना चाहती है, इसीलिए वो कहीं दूर गांव के कुछ रेंटल ऑप्शन देखती है, जहाँ उसे आइरिस का घर रोजवुड दिखाई देता है। वो घर बहुत ही शांत और कोजी जगह पर था, जो कि अमांडा को बहुत पसंद आता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम आइरिस को, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। अपने कुत्ते चार्ली को खाना देती है और रोते रोते ही गैस ऑन करती है। अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था जिसके सहारे वो जी सके, इसीलिए वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन शुक्र है कि अमांडा का मैसेज आ जाता है, क्योंकि उसने उसी रेंटल वेबसाइट पर आइरिस को चैट रिक्वेस्ट भेजी थी। अब आइरिस होश में आती है कि वो क्या करने जा रही थी और अब वो अमांडा से बात करती है, जिसमें अमांडा उसका घर कुछ समय के लिए रेंट पर लेने के लिए कहती है। लेकिन आइरिस उसे एक नया आइडिया देती है कि रेंट की जगह क्यों ना घर हम एक्सचेंज कर लें कुछ दिनों के लिए। और ये आइडिया अमांडा को भी बहुत पसंद आता है। वो दोनों नेक्स्ट डे घर एक्सचेंज करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अमांडा अपनी फास्ट लाइफ से दूर जा रही थी गाँव की शांत जिंदगी में, और आइरिस शांत जिंदगी से शहर की चकाचौंध में। अब पहली बार आइरिस घर से इतना दूर जा रही होती है, जिस पर उसे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन तभी जेस्पर का मैसेज आ जाता है और अब फाइनली थोड़ी हिम्मत करके आइरिस जेस्पर को कह ही देती है कि प्लीज मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। और दूसरी तरफ अमेंडा अपनी एंजाइटी के पिल्स के साथ सोने की कोशिश कर रही होती है, ताकि जब उसकी आंख खुले तो वो दूर उस लंदन के छोटे से गांव में हो। अब इधर आइरिस लॉस एंजलिस पहुंच चुकी होती है, जहाँ बड़े बड़े समुद्र, आलीशान घर, धूप और चारों तरफ चहल पहल। अब दूसरी तरफ अमेंडा भी आइरिस के घर पहुंच चुकी होती है, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और जहाँ टैक्सी ड्राइवर उसे उतारता है वहीं कब्रिस्तान होता है। पहले तो अमेंडा को लगता है कि शायद उसका किसी ने पागल बनाया है, लेकिन तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है कि जिस डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहती हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है
और वहाँ तक गाड़ी नहीं जाएगी। इसलिए अमेंडा को खुद ही अपना बैग उठाकर आयरिस के घर तक जाना पड़ता है। अब अमेंडा आयरिस के छोटे से घर में आकर बहुत खुश होती है। चारों तरफ बहुत ही कोजी माहौल था, सब कुछ एकदम शांत, कंफर्टेबल और सब कुछ बहुत होमली था। दूसरी तरफ आयरिस अमेंडा के घर में घुसते ही उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि ये कोई घर नहीं था, एक आलीशान महल था। महल, इतना बड़ा बंगलो, स्विमिंग पूल, खुद का एक डेस्क, इतना बड़ा टीवी, बहुत सारी डीवीडीज एंड बुक्स, किंग साइज बेड। ये उसे घर कम स्वर्ग ज्यादा लगता है। अब दूसरी तरफ अमेंडा भी आयरिस के घर में बहुत सारा खाने पीने का सामान लेती है और अपना मूवी कमर्शियल देखते हुए एंजॉय कर रही होती है। वो खूब नाचती है, गाती है, शोर मचाती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है दैट शी डजंट बिलोंग हियर। यहाँ की बर्फ, यहाँ की शांति उसके अकेलेपन को और ज्यादा बढ़ा दे रही थी। वो आई तो थी शांत माहौल एंजॉय करने, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि शांति उसके किसी काम की नहीं। इसीलिए वो सामान पैक करने लग जाती है। तभी दरवाजे पे एक दस्तक होती है और ये होता है आयरिस का ब्रदर ग्राहम, जो कि अभी थोड़ा ड्रंक होता है और बहुत ही हैंडसम भी। अब यहाँ आयरिस बिना बताए ही एलए चली गई है। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो तो आज तक गांव से बाहर भी नहीं गई थी। अब ग्राहम बहुत ड्रंक होता है, इसीलिए वो अमेंडा से उसे वहाँ रुकने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो ड्राइव कर अपने घर नहीं जा सकता। और अमेंडा, जो कि उसे देखती उस पर फुल फ्लैट थी, बड़ी खुशी खुशी मान भी जाती है। अब यहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और दोनों ही थोड़े थोड़े नशे में भी होते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब क्योंकि अमेंडा को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और ग्राहम भी सिंगल था और दोनों पहली नज़र में एक दूसरे पर फ्लैट हो जाते हैं, इसलिए वो इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे दोनों थोड़े थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। वो अमेंडा उसे बताती है कि वो आज वापस जा रही है, जिस पर ग्राहम उसे कहता है कि अगर उसका मन करे या उसका प्लान कैंसिल हो तो वो यहाँ पास के रेस्टोरेंट में आ सकती है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है। अब अमेंडा एयरपोर्ट के लिए निकल तो जाती है, लेकिन वो कल रात के बिताए हुए पल ग्राहम के साथ उन्हें ही याद कर रही होती है और अब उसे वापस जाने का मन नहीं करता। इसलिए वो ग्राहम को इमेजिन करते करते ही अब वो वापस ग्राहम के उसी बार में पहुंच जाती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ आयरिस भी, जो अमेंडा के घर में है, उससे मिलने के लिए माइक आता है। ये एक म्यूजिशियन है जो कि अमेंडा की मूवीज में और कमर्शियल्स में म्यूजिक डालता है। वो अपनी हॉट मॉडल गर्लफ्रेंड के साथ आता है और आयरिस को कुछ म्यूजिक सीडीज देकर चला जाता है। माइक को अमेंडा पहली नज़र में बहुत अच्छी लगती है, एकदम सीधी सादी, सिंपल, क्यूट। अब आयरिस सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी करती है अमेंडा के आलीशान बेड पर। जब वो सोकर उठती है तो शी फील्स लाइक अ न्यू पर्सन। आज उसकी सुबह बहुत ही जोरदार तड़कते फड़कते गाने के साथ होती है। कभी कभी कुछ जगह बदल देना भी उसे इतना अच्छा फील करा सकता है, ये उसने सोचा ही नहीं था। तभी उसे कॉल आता है, या यूं कहे वो गलती से कॉल उठा लेती है जैस्पर का, जो कि वापस उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उसकी मदद मांगता है कि उसे एक किताब को पूरा करने के लिए उसकी मदद चाहिए। और आयरिस, जो कि दिल के हाथ मजबूर है, ना चाहते हुए भी हाँ कह देती है और अपना एड्रेस भी भेज देती है बुक कुरियर कराने के लिए। आयरिस को चाहिए था कि वो उसे मना कर दे और कह दे कि दोबारा उसे कभी फोन ना करे, लेकिन एक तरफा प्यार उसे ये भी नहीं करने देता। अब आयरिस अपनी सैडनेस दूर करने के लिए गाड़ी लेकर बाहर घूमने निकल पड़ती है, जहाँ वो रास्ते के एंड में एक बूढ़े अंकल को देखती है जिनका नाम था आर्थर। ये एक बहुत बड़े राइटर हैं और इन्होंने कई 100 मूवियाँ बनाई हैं और इतने बड़े राइटर से आयरिस कभी मिलेगी ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। आर्थर बूढ़े होने के साथ साथ बहुत फनी भी थे। जब आयरिस उन्हें उनके घर छोड़ती है तो वहाँ पर उनके बहुत सारे अवार्ड्स देखती है और वो उनकी बहुत तारीफ करती है, और क्योंकि वो यहाँ नई है और किसी को जानती भी नहीं, इसलिए उन्हें डिनर के लिए भी पूछती है। अब शाम को आर्थर आयरिस के साथ डिनर पर जाते हैं और आयरिस उनकी कंपनी बहुत इंजॉय करती है और बातों ही बातों में वो अपनी भी कहानी सुना देती है कि कैसे उसे एक लड़के ने धोखा दिया और वो उसे अभी भी नहीं भुला पा रही है। आर्थर समझ जाते हैं कि आयरिस के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए वो उसे कुछ अपनी फेवरेट मूवीज, जो कि वुमन ओरिएंटेड थी, वो देखने के लिए देते हैं। अब दूसरी तरफ अमेंडा और ग्राहम बार में बहुत इंजॉय करते हैं और अमेंडा तो फुल टल्ली हो जाती है, लेकिन ग्राहम बहुत ही जेंटलमैन था, इसलिए वो अमेंडा को सेफली घर पहुंचा देता है। अब नेक्स्ट डे जब अमेंडा उठती है तो ग्राहम पहले से वहाँ पर होता है और उसके लिए कॉफी भी बनाता है, जिससे अमेंडा बहुत इंप्रेस हो जाती है। वो एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। अब ग्राहम अमेंडा को घुमाने ले जाता है और दोनों पूरे टाइम एक दूसरे को देखकर बहुत शाय एंड हैप्पी फील कर रहे होते हैं। अमेंडा को इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं और वो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग वाली सारी चीज़ें उन्हें बहुत क्यूट लग रही होती हैं और वो पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। अब यहाँ अमेंडा उसे अपना सीक्रेट भी बताती है कि उसकी खुद की एक मूवी कंपनी है। 15 साल से जब उसकी मॉम एक्सपायर हुई थी तब से वो एक बार भी नहीं रो पाई है और उसे आदमियों पर भरोसा भी नहीं होता। जिस पर ग्राहम उसे बताता है कि वो तो बहुत रोता है, वो दिन रात रोता है, वो तो मूवीज देखकर भी रोने लगता है और बस दोनों बहुत हंसते हैं।
अब यहाँ दोनों की नजर देखकर कोई भी बता सकता था कि दे आर मैडली इन लव। अब दूसरी तरफ माइक आयरिस से मिलने आता है, जहाँ वो देखता है कि आर्थर अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स के साथ आयरिस के घर पर डिनर कर रहा होता है। और ये सारे ओल्ड लोग अपने अपने ज़माने के बहुत बड़े राइटर्स हैं जो अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, और ये सब अपने ज़माने के दिलफेक आशिक भी रहे हैं। और यहाँ माइक भी उनके साथ ही मिल जाता है। एंड अब तक वो जेस्पर की भेजी हुई स्क्रिप्ट भी आ चुकी है, लेकिन आयरिस इतनी बिजी है कि वो ध्यान ही नहीं देती। अब दूसरी तरफ रात हो चुकी है और अमेंडा को अकेले नींद ही नहीं आ रही होती, तो वो ग्राहम से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ ग्राहम तो उसे देखकर डर ही जाता है और वो भी समझ जाती है कि घर में कोई तो है, और यहाँ ग्राहम उससे चीट कर रहा है। इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट करती, तभी दो छोटी बच्चियाँ सोफी एंड ओलिविया भाग कर बाहर आती हैं। एंड ये दोनों ग्राहम की बेटियां हैं जो कि अमेंडा को घर के अंदर इनवाइट करती हैं। यहाँ अमेंडा तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती कि ये सब क्या है। ग्राहम ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि वो शादीशुदा है, जिस पर ग्राहम उसे बताता है कि 3 साल पहले उसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है और तब से उसकी ये 2 बेटियां ही उसकी जिंदगी हैं। वो एक सिंगल डैड है, लेकिन वो अमेंडा को बहुत पसंद करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए पहले वो चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को समझ लें ताकि वो उसके बाद अपनी सच्चाई बताए। ग्राहम एक बहुत ही फन डैड है और अपनी बेटियों की इतनी केयर देखकर अमेंडा भी उसे लाइक करती है। यहाँ उसकी दोनों बेटियां अमेंडा के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती हैं कि बहुत लंबे समय बाद अमेंडा को एक फैमिली कैसी होती है आज उसे महसूस होता है। अब जब अमेंडा अपने घर वापस जाने लगती है तो ग्राहम उससे माफ़ी मांगता है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि पहले उसने सच इसलिए नहीं बताया ताकि अमेंडा उसे पहले ही रिजेक्ट ना करते। एंड सोफी एंड ओलिविया 2 दिन के लिए अपनी नानी के घर गई थी, इसीलिए वो पूरा दिन उनके साथ रह पाया। अब अमेंडा भी उसका हालत समझती है और बिना कुछ कहे घर चली जाती है। दूसरी तरफ आयरिस आर्थर के घर जाती है, जहाँ वो उसके कुछ मेल्स वगैरह देखती है और उन्हीं मेल्स में था एक इनविटेशन। एंड ये लोग आर्थर को सम्मानित करने के लिए कई सालों से उसे इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आर्थर है कि उसे जाने का मन ही नहीं। ये लोग आर्थर को इनवाइट करते करते थक गए, लेकिन आर्थर ने तो जैसे कसम ही खा रखी है इसे कोई अवार्ड नहीं लेना, ये सब ढकोसले हैं। लेकिन आयरिस की जिद करने पर आर्थर मान जाता है। एंड फाइनली एक बहुत लंबे इंतजार के बाद वो अवार्ड शो के लिए हाँ कर देता है। अब आयरिस उसकी प्रैक्टिस भी कराती है कि वो बिना किसी मदद के अपना अवार्ड खुद उठा पाए और आराम से अवार्ड शो की सीढ़ियां भी चढ़ पाए। अब जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका भाई ग्राहम उसे कॉल कर रहा होता है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उसका असली मकसद तो अमेंडा के बारे में जानना था। दूसरी तरफ से अमेंडा भी आयरिस को कॉल कर रही होती है सेम ग्राहम के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ग्राहम बहुत डरा हुआ है कि जब से उसे सोफिया और ओलिविया के बारे में पता चला है तब से अमेंडा ने उससे कोई बात ही नहीं की है। दूसरी तरफ अमेंडा भी ग्राहम से बात करने के लिए मरी जा रही है, लेकिन वो क्या रिएक्ट करे, कैसे बात करे उसे समझ नहीं आ रहा, और दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। तभी वहाँ माइक आ जाता है और आयरिस एंड माइक दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए एक मूवी की शॉप पर जाते हैं। और यहाँ माइक काफी सारे मूवी के टाइटल ट्रैक आयरिस को एंटरटेन करने के लिए गाता है और ये दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। अब आयरिस हर रोज एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म देख रही होती है और अब वो खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही होती है, क्योंकि आर्थर उसे वही मूवीज भेज रहा था जिससे आयरिस स्ट्रॉन्ग बन सके। तभी माइक अपनी उस मॉडल गर्लफ्रेंड को एक लड़के के साथ घूमते देखता है और उसे पता चलता है कि वो भी उस पर चीट कर रही है। माइक का दिल तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यहाँ आयरिस अच्छी तरीके से माइक का दर्द समझ सकती है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और वो उसे काफी सांत्वना देती है और अपना दर्द भी शेयर करती है कि कैसे जेस्पर ने हमेशा उसका फायदा उठाया और वो पागलों की तरह उसके झूठे केयर को ही प्यार समझती रही। और कितना मुश्किल होता है ना जब आपका दिल किसी और पर आ जाए लेकिन वो आपकी कदर ही ना करे, और यहाँ आपका दिल ही आपके खिलाफ हो। समझ ही नहीं आता कि दिल किसकी पार्टी में है। नेक्स्ट डे माइक और आयरिस दोनों मिलकर आर्थर को शॉपिंग कराते हैं और उसका रेडी लुक डिसाइड करते हैं फॉर हिज बिग डे। अब दूसरी तरफ अमेंडा भी अकेले घर पर रहकर बोर हो चुकी होती है और अपना सामान पैक कर लेती है। तभी घर की घंटी बजती है और देखती है कि ग्राहम आ चुका है। अब दोनों एक दूसरे को देखते ही एक पल में सब कुछ भूल जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों समझ चुके हैं कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से वो एक साथ रह पाएं। पर उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि ना ही तो अमेंडा रोज एलए से लंदन ट्रेवल कर सकती है और ना ही ग्राहम अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ एलए जा सकता है। इसीलिए अब उन्हें ना चाहते हुए ब्रेकअप करना ही होगा, वरना सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन ग्राहम उसे रोकना चाहता है किसी भी कीमत पर। वो यहाँ अपने प्यार का इकरार भी कर देता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। अमेंडा उसे काफी समझाती है और अब ये दोनों की उनकी लास्ट नाइट है, ऐसा सोचकर बहुत इमोशनल होते हैं। दूसरी तरफ आयरिस और माइक लंच कर रहे होते हैं। तभी माइक को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, या यूं कहें एक्स गर्लफ्रेंड का, और माइक उसे मिलने चला जाता है। अब यहाँ आयरिस बहुत ही सैड फील करती है, न जाने क्यों। वो फटाफट घर आ जाती है क्योंकि उसे आर्थर को अवार्ड शो में भी लेके जाना है। तभी देखती है कि जेस्पर उससे मिलने एलए आ गया है, उसे घर के बाहर खड़ा है। अब वो समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए।
वो जेस्पर को कहती है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हारी बुक कंप्लीट कर कर भेज दूंगी। लेकिन जेस्पर वापस अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और जब से तुम यहाँ आई हो मेरे दिल का चैन ही खो गया है, और आयरिस को फुसलाने लगता है। आयरिस बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या तुमने अपनी फियांसे को छोड़ दिया है। इस पर जेस्पर वापस उसे घुमाने लगता है और अब यहाँ आयरिस समझ जाती है कि जेस्पर बहुत ही गंदा इंसान है। वो हमेशा उसका ऐसे ही पागल बनाता रहेगा, ना खुद दूर जाएगा ना उसे जाने देगा, और वो हमेशा उसकी साइड किक ही बनी रहेगी। अब आयरिस में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती बल्कि उसे धक्का मार के घर से बाहर निकाल देती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसने जेस्पर को बाहर किया, लेकिन आज उसे अपनी कीमत का अंदाजा हो गया। अब आयरिस जल्दी से तैयार होकर फटाफट आर्थर को पिक करने पहुंचती है क्योंकि जल्द ही वह प्रेस्टीजियस अवार्ड शो शुरू होने वाला है। आर्थर को तो लग रहा होता है कि कुछ 10-12 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे, एक छोटा सा शो होगा। लेकिन जब वो हॉल में एंट्री करता है तो हॉल खचाखच लोगों से भरा होता है। उसमें हजारों लोग उसके लिए बेतहाशा तालियां बजा रहे होते हैं, जिसे देखकर आर्थर की तो आंखें ही भर आती हैं। अब वो खुद स्टेज पर चढ़कर पहुंचता है और अपनी बेहतरीन स्पीच भी देता है। किस तरीके से उसने हॉलीवुड में एक छोटी सी फोटोकॉपी गाय से अपना काम शुरू किया था और एक बेहतरीन राइटर बना। अब तब तक माइक भी आ चुका होता है अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़कर, क्योंकि अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया है। अब आयरिस एंड माइक दोनों मिलकर आर्थर का सम्मान होते हुए देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर माइक भी आयरिस से पूछ ही लेता है कि क्या वो क्रिसमस डे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकता है, जिसे आयरिस हाँ कह देती है। दूसरी तरफ अमेंडा भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी होती है। ग्राहम को छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो रोज एक दूसरे को मेल करेंगे। ऐसा कहकर अमेंडा चली जाती है। अब जैसे जैसे अमेंडा दूर जा रही होती है उसे लगता है कि जैसे उसकी तो दुनिया ही खत्म हो रही है, और आज पहली बार अमेंडा की आंखों में आंसू आते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो फटाफट ड्राइवर को गाड़ी घुमाने के लिए बोलती है। ड्राइवर कहता है कि अगर गाड़ी घुमाई तो मैम प्लेन छूट जाएगा, लेकिन अमेंडा को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो बस किसी भी तरह से ग्राहम तक पहुंचना चाहती थी। अब वापसी में वो इतनी बेतहाशा भागते हुए, रोती हुई, हंसती हुई ग्राहम के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि ग्राहम ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। वाकई ग्राहम बहुत रोता है और अब बस अमांडा उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि न्यू ईयर भी मैं तुम्हारे साथ ही मना कर जाऊंगी। अब तक आयरिस और माइक भी वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं क्रिसमस डे का दिन, जहाँ पर माइक, आयरिस, अमेंडा एंड ग्राहम अपनी दोनों छोटी बच्चियों के साथ अपना परफेक्ट हॉलीडे मना रहे हैं। आयरिस और अमेंडा ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा हॉलीडे उनकी पूरी दुनिया ही बदल देगा, क्योंकि अमेंडा को मिल गया उसका सच्चा प्यार ग्राहम और एक प्यारी सी फैमिली सोफिया और ओलिविया के साथ। और यहाँ आयरिस, जिसने प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी थी, उसे भी मिल गया उसका प्यार माइक। ये दोनों कपल नाचते गाते अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं और उसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर कभी आप भी अपनी लाइफ से बहुत बोर हो जाएं तो एक छोटे से हॉलीडे पर जाएं। क्या पता आपको भी कोई स्ट्रेंजर मिल जाए जो आपकी दुनिया ही बदल दे। सो अगर आप भी मेरी तरह लव स्टोरीज के फ़ैन हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।